नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अपनी एग्जाम अड्डा में। आज गाइज हम आपको जो ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर से जो वैकेंसी निकली थी उनका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उन सब की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवाएंगे और फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि कैसे उसमें फॉर्म अप्लाई आपको करना है। तो गाइज जो कि आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आया था आपका 11 मार्च 2022। तो ऑब्वियसली इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है, तो इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है इसके 30 डेज के बाद होती है। ठीक है, 30 डेज के बाद इसकी लास्ट डेट होने वाली होती है। तो अब आप 30 डेज कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए 30 डेज यहाँ से कैसे निकलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है इसका कि लास्ट डेट इसकी है वो है 11/4/2022, जो बिल्कुल नहीं है गाइस। आप इसमें गुमराह होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको एग्जैक्ट है, जो मैं बता देता हूँ, वो है 10 अप्रैल। अब वो कैसे है, क्योंकि वो डेट से नहीं गिनते हैं, वो 30 दिन गिनते हैं। 11 तारीख को उन्होंने पब्लिश किया है और 11 से आगे 30 दिन गिनेंगे, ना कि वो पूरा मंथ गिनेंगे। मंथ नहीं है, 30 दिन है, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो इसकी 10 अप्रैल हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि आपका 10 अप्रैल तक लास्ट भर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, आपका वहां पहुंच जाना चाहिए। तो आपका वहां पर अगर पहुंच गया तो ही कंसिडर होगा, अदरवाइज आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट है। तो वैकेंसियों की डिटेल हमने पहले ही जान ली थी गाइज, तो इसलिए आपको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको लास्ट अपनी जो फॉर्म भरने की डेट है, कि आपके यहाँ से जो डिस्पैच करने की डेट है, वो आप लास्ट समझ लें कि 1 अप्रैल को मुझे भरना ही भरना है। 1 अप्रैल के बाद आप ना भरें, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद भरेंगे तो रिस्क हो सकता है, क्योंकि पहुंचे ना पहुंचे। ठीक है, पहुंचे पहुंचे ना पहुंचे तो उसका रिस्क हो सकता है। तो 1 या 2 या 3 लास्ट 2-3 अप्रैल तक आप भर लें। 2 या 3 अप्रैल के बाद आप इसको ना भरें, अदरवाइज आपका पैसा वैसे वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत फॉर्म पहुंच चुके होते हैं। तो आपको पता ही है कि डिफेंस में क्या होता है, आर्मी में क्या होता है, वो इतना डिसिप्लिन्ड होते हैं कि अगर टाइमली नहीं पहुंचा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा वेट ना करें और 2 या 3 अप्रैल तक इसको फॉर्म को अप्लाई कर दें, ताकि आपका फॉर्म कंसिडर हो सके। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे डिटेल हमने सारी वैकेंसियों की देख ही ली थी कि किस में कितनी कितनी वैकेंसी है, ये हमने पुरानी वीडियो में देख ली थी। और अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो दोबारा वीडियो चेकआउट कर लें, तो जिसमें सारी डिटेल हमने आपको एक एक बताई थी। तो आपको मैं ये सबसे पहले एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है, जो 10th पास हैं, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज को छोड़ करके, टेलर को छोड़ करके, क्योंकि टेलर में आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसके अलावा और किसी में नहीं चाहिए। इसके अलावा सब में नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज तो आपको पता है ट्रेड टेस्ट होना चाहिए। जो 10वीं पास है, टेलर को छोड़ के किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, देर इज नो इश्यू। तो इसी के साथ फिर गाइस जब हम शुरू करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्म आपको लेके, ये आपके सामने फॉर्म है। फॉर्म आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, रोजगार सेंटर वगैरह से मिल जाएगा, नहीं तो आजकल साइबर कैफे की जो शॉप होती है वहां से भी आपको फॉर्म मिल जाता है। तो देखिए ये फॉर्म है आपके सामने, एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल कॉलम्स मस्ट बी फिल्ड, सारे कॉलम है वो भरने जरूरी है, चाहे उसमें आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको उसमें कुछ एप्लीकेबल नहीं है तो आपको एनए लिख देना है। तो अब सबसे पहले जैसे आपका लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसका मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आप इसमें भरेंगे। तो आप जैसे इसमें पोस्ट है आपकी, जैसे कुक है पोस्ट, तो जैसे आपको मान लीजिए कुक के लिए अप्लाई करना है, तो आप कैपिटल लेटर में सारे लिखेंगे कुक, तो कुक के लिए भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको भरना है बार्बर के लिए, तो आप बार्बर के लिए भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप ये चीज भर देंगे, तो यहाँ बार्बर ये नाम भर दिया। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आप अपना कैंडिडेट का नेम लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो 10th के सर्टिफिकेट में है मार्कशीट में जो सर्टिफिकेट है 10th का, उसके अकॉर्डिंग भरना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है या श्याम है या मोहन है, जो भी है, तो आप यहाँ राम सिंह जैसे आप भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भरेंगे। अगला जैसे फादर हस्बैंड्स नेम, तो अगर लेडीज हैं वो अपना हस्बैंड, अगर उनकी शादी हो गई तो हस्बैंड नेम भर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए उनको, सीधा आप अपना फादर नेम भरिए, कोई इशू नहीं है। फादर नेम जैसे लखन सिंह है, LAKHN, लाखन सिंह जो भी है, वगैरह वगैरह ऐसे भर देंगे। जेंडर आप इसमें भरेंगे मेल या फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल आप इसमें भर देंगे। नेक्स्ट आप इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन है, 10th क्लास के हिसाब से बनना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मान लीजिए आपकी इतनी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप ऐसे इसमें भर देंगे। एज ऑन 30, एज एंड ऑन आफ्टर 30 डेज ऑफ पब्लिशिंग दिस एडवर्टाइज, इस एडवर्टाइज के पब्लिश होने के 30 दिन के बाद आपकी डेट कितनी हो जानी है वो आपको भरनी है। और वो आप इसको कैलकुलेट कर लें 10 अप्रैल 2022 के साथ।
मान लीजिए सपोज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए कि हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, वो है, तो मान लीजिए गाइज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सपोज कि वो है आपकी 12 मई है, सपोज 12/5 और 1999 है, मान लीजिए आप, मान लीजिए 22-23 साल के हो चुके हैं, तो इतनी आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए गाइस, एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ अगली स्लाइड पे। जैसे, तो आपको सबसे पहले देखिए क्या लिख लेना है, आपको उल्टा लिखना है, जैसे आपको ऐसे लिखना है, तो सन सबसे पहले लिखो 2022, उसके बाद अप्रैल महीना और उसके बाद तारीख 10, तो 10 अप्रैल 2022, सॉरी 22, ठीक है, एक सेकेंड यार, हाँ, तो ये 22, ठीक है, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 2022 इसकी जो कि लास्ट डेट है, आपको पता है लास्ट डेट है, तो वहां पे आपको लास्ट डेट है उसमें आपको काउंट करना है। मान लीजिए आपकी थी 12 मई, 12 मई, तो आपको ऐसे लिखना है 12 मई 1999, तो ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब आपको माइनस करके देखना है, घटा के देखना है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे आपको घटाना है, तो देखिए आप ऐसे घटाएंगे। अब जैसे देखेंगे आप कि ये 10 है और ऊपर नीचे 12 है, तो 10 में से 12 नहीं घटने वाला है, तो आप यहाँ से एक हासिल उधार लेंगे, तो ये मंथ में से ले रहे हैं ना आप, तो मंथ में से आप जब हासिल उधार लेते हैं, तो एक नहीं आएगा, पूरा मंथ उठ के आएगा, तो 30 दिन उठ के आते हैं, ठीक है, तो 30 दिन इधर आ गए, तो 30 और 10 कितने हो गए, ये 40 हो जाते हैं गाइज, ठीक है। और यहाँ पे कितने रह गए, अब यहाँ पे 4 की जगह 3 ही रह गए, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो अब ये 40 में से जब आप 12 जाएंगे, तो आपके पास बचेंगे 28 दिन, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे पास आपके पास 3 है और यहाँ पे 5 है, तो भाई घटना तो है नहीं, तो आप इधर से लेंगे, और अब आप साल में से ले रहे हैं, तो ये वर्ष है, ये है वर्ष। अब आप वर्ष में से ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जब आप वर्ष में से लेंगे, तो आप जब वर्ष में से लेते हैं गाइस, एक सेकेंड, हाँ, जब आप वर्ष में से लेते हैं, तो एक नहीं आएगा, पूरे 12 महीने उठ के आएंगे, ठीक है, तो 12 महीने उठ के आएंगे, इधर 3 थे, तो 12 और 3 कितने हो जाते हैं, 15। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर अब 3 की जगह कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ कितना हो जाएगा 2021, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो अब 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 माह, और ये देखिए 2021 में से ये 99 जाएंगे, तो देखिए कितने बचेंगे, 22, 22 ही बचेंगे ना, हाँ 22। तो आप 22 साल 10 माह और 28 दिन के हो जाएंगे, ये इस तरीके से आप निकालें, आपको कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है और कोई भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकालना सीखें। आइए अब स्लाइड पे चलते हैं अपनी पे। तो अब आपने जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका निकालना सीख लिया है, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे भर देंगे कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जैसे 22 वर्ष, तो आप इसमें लिखेंगे 22, 22 ईयर, 22 वाई, ऐसे करके कॉमा, 10 माह आ रहे थे ना, तो 10 मंथ, कॉमा लगा के, और जैसे क्या दिन थे, दिन कितने आते थे, 28 डेज, तो ऐसे आप इसको भर सकते हैं, देर इज नो इश्यू। अगला आप करेंगे कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, तो प्लीज टिक द चूज, जो भी है आपको टिक करना, लिखना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जनरल से हैं, तो आप जनरल टिक कर देंगे, बस ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो आपने जैसे टिक कर दिया, आप अगर एसटी से हैं तो आपने ऐसे टिक कर दिया, इस कॉलम में ऐसे टिक करने हैं आपको, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। रिलीजन एंड नेशनलिटी, रिलीजन मतलब आपका धर्म क्या है, तो मान लीजिए जैसे आप हिंदू हैं तो हिंदू लिख देंगे, चाहे आप इसको कैपिटल में लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कैपिटल में क्या होता है समझ में आ जाता है, तो इसलिए। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम लिख देंगे, अगर आप सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, तो आप ऐसे इसमें लिख देंगे। उसके अलावा एंड लगाएं, ऐसे लगाएं, आपने ये लिख दिया, उसके बाद एंड लगाएं, एंड नेशनलिटी वो इंडियन है सबकी, ठीक है, INDIAN, तो वो इंडियन हो गया। अब उसके बाद आप जब देखेंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इसमें देखने वाले हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीरियल नंबर 1 10th, तो आपका क्वालिफिकेशन होना ही है 10th लिखेंगे। नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज जहां से भी आपने की है, या किसी भी बोर्ड से की है आपने, जैसे राजस्थान वालों ने की होगी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक है। अगर किसी ने उससे की दिल्ली से, तो उसको लिखेंगे शायद, क्या होता है वो, सेंट्रल, क्या होता है उसको, मैं अभी एक सेकेंड में बताता हूँ। जैसे किसी ने सॉरी, जो सेंट्रल बोर्ड से की होती है, जैसे कोई दिल्ली में पढ़ता है सपोज, तो उसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, क्या होता है यार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, एक सेकंड मैं अभी बताता हूँ यार, कंफर्म करके। हाँ, तो उसका होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE उसका होता है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया।
एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे आपका नेम ऑफ स्कूल लिखा हुआ है और कॉलेज, तो इसमें आप नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज लिखेंगे कि आप किस स्कूल और कॉलेज से किए, जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने किया उसको यहाँ नाम लिखेंगे, और नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का नाम आगे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ भी जो भी है, जैसे मान लीजिए सीबीएसई से है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, तो आप ऐसे लिख देंगे। और जो भी कॉलेज होगा, मान लीजिए आपने फलाना स्कूल है उससे किया, तो ऐसे हो जाएगा। एंड परसेंटेज ऑब्टेंड, तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए आपके 70% मार्क्स हैं, तो आप 70.00 लिखें। आप सिर्फ जैसे 70 हैं फिक्स, मान लीजिए आपके 70 हैं, तो आप 70 करके ना छोड़ दें, पॉइंट लगाएं, उसके बाद 00 लगाएं ऐसे। किसी के 6.89 है, 89, तो वो तो ऐसे लिखेगा लिखेगा, लेकिन जिसके पूरे हैं उसको 70 के बाद जैसे मान लीजिए 70.00 ऐसे लिखें। ऐसे आप दूसरी दे देंगे, उसमें मान लीजिए 12th है आपका, वही एजुकेशन स्कूल वगैरह जो भी है, और आईटीआई का जो डिग्री है वो भी आप इसमें दे देंगे। वर्क एक्सपीरियंस भी अगर आपको है तो वो आप दे देंगे कि कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें आपका है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप लिखेंगे जहां पर आपको अपना ये जो मंगाना है, कॉल लेटर जो आपको जहां पर मंगाना है उसका आपने इसमें नाम लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ स्टेट आपका जो भर देंगे। जैसे मान लीजिए जैसे हम लिख देते हैं D28985, जो भी है ये मेरा मान लीजिए हाउस नंबर है। विलेज मान लीजिए ककरोला है, KAKROLA ककरोला, ठीक है। पोस्ट ऑफिस मान लीजिए मेरी NSIT दिल्ली है, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा। और डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है तो ये लिख दूंगा। और स्टेट मान लीजिए मेरा दिल्ली है तो मैं ये दिल्ली लिख दूंगा। और पिन कोड मान लीजिए 110077, जो भी है वो मैं ऐसे इसमें लिख देना है। जहाँ पे मुझे ये फॉर्म मंगवाना है, एडमिट कार्ड मंगवाना है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे आप इसमें देखेंगे फॉर्म में, आगे आपका परमानेंट एड्रेस है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा अगर सेम है तो सेम एज इट इज आप इसको कॉपी करेंगे ही करेंगे। आगे आपको लिखना है आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, मान लीजिए abc@gmail.com, तो आपको ऐसे लिखना है। आधार कार्ड नंबर आपको इसमें लिखना है, आधार कार्ड लिखना है और अटैच भी करना है आपको आधार कार्ड। अगला आपको लिख रहा है कि वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आपका रोजगार कार्यालय में कोई भी नाम आपका रजिस्टर है, इफ यस तो यहाँ यस लिखें। और अगर यस मेंशन किया है तो आप उसका नंबर वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने यस लिखते हैं तो उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि क्या आपका उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का में आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, किस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्टर है और क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको सीधा नो लिख देना है, तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपने देख लिया। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आपका डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन में आपको कुछ नहीं करना है। डिक्लेरेशन में देखिए आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। तो गाइज ये है आपका डिक्लेरेशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे अपना साइन मार देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना साइन मार देंगे जो भी है। तो ये देख लीजिए क्या लिख रहा है कि आई डू हियर बाई सर्टिफाइड दैट नाइदर आई एम इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केसेस और नॉर, मैं कि मैं ये यही कह रहा है कि डिक्लेरेशन में कि मैं कोई क्रिमिनल केस में कोई रजिस्टर नहीं हूँ, ना कोई मेरा अगेंस्ट पेंडिंग है। आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशन आर ट्रू, मतलब मैंने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो सारे ट्रू और सत्य है मेरी नॉलेज के हिसाब से, वो सारी चीज़ इसमें लिख रही है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट इन एन इवेंट ऑन एनी इंफॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर पाई जाती है तो आप मेरा कैंसिल कर सकते हैं। और आगे जो फोर्थ नंबर पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आई डू हियर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, ना कि टिक करना है। इनमें से आपने जो भी किया है, कुक में किया, टेलर में, बार्बर में, चौकीदार में या सफाई वाले में, जो भी लिखना है यहाँ आपको आप नाम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ आप उसका नाम लिखेंगे कि किस पोस्ट के लिए किया है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि आई वांट टू बी कंसिडर फॉर द, अब यहाँ टिक नहीं करना है कि किस कैटेगरी में, आपको यहाँ लिखना है। मान लीजिए आप जनरल में तो आप यूआर लिखेंगे, तो यहाँ यूआर लिखेंगे ऐसे, वैकेंसी ओनली। और इफ टू एप्लीकेशन ऑफ द वन पोस्ट विद डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी हैव बीन सेंट बाय मी देन माय बोथ एप्लीकेशन में बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक पोस्ट के लिए दो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने हैं। हर पोस्ट के लिए आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट के लिए दो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने हैं। उसके बाद आपको यहाँ साइन मार देने हैं और किस डेट को आप सेंड कर रहे हैं वो आपको यहाँ डेट लिख देनी है। जैसे मान लीजिए आप 17 तारीख को कर रहे हैं तो आज 17/3/2022 इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट आपका ये थर्ड पेज है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपका ये तीसरा पेज है, तीसरे पेज में क्या है, फॉर ऑफिशियल पर्पज है ये। तो आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, 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 इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि ये ओनली फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली है, तो इसलिए इसमें आपको
कुछ नहीं भरना है दोस्तों। आगे आप देखेंगे इसी इसी पेज पे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, तो ये जो आपका एडमिट कार्ड दिया हुआ है इसमें आपको कुछ भरना है, वो देखिए क्या है। नेम, ब्लॉक लेटर में आपको नेम भर देना है आपका, जैसे उसमें राम लखन बराजा जो भी, तो वो आप नाम भरेंगे अपना। फादर का नेम भरेंगे इसमें अपना। डेट ऑफ बर्थ सीरियल में भरेंगे, डेट, फिर और फिर वाई। जैसे मान लीजिए आपका है 01/02, मतलब 1 फरवरी 2020 है मान लीजिए आपका। हो नहीं सकता, पर अगर मान लीजिए है तो आपको ऐसे भरना है। कैटेगरी टिक नहीं मारना है। अब आपको जैसे जनरल है, ये जैसे यूआर है तो आपको यूआर लिखना है, जनरल नहीं लिखना, जनरल नहीं लिखना है। जीईएन आप जैसे भर देते हो जीईएन, ये नहीं लिखना है। एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। यूआर तो यूआर, मतलब इनमें से चूज करनी है आपको कैटेगरी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अपेक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, मतलब एक फोटो यहाँ चिपका देना है उसको, और उसके बाद आपको इस पे साइन मार देना है। कैसे मारेंगे आप साइन, जो भी आप मारते होंगे, मैं कैसे बताऊं कैसे मारते हैं। जैसे यहाँ मार दिया आपने साइन, तो साइन आप मारेंगे, आधा फोटो पर आधा फॉर्म पे आना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस वही जो आपने पिछला भरा था वही सेम आप इसमें भर देंगे। एप्लीकेशन रिजेक्टेड एक्सेप्टेड इसमें कुछ नहीं बनना है। रीजन फॉर रिजेक्शन कुछ नहीं बनना है, ये सारे वो खुद इसमें आपको देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाता है गाइज। अगला देखिए। हाँ, तो इस तरीके से ये आपका फॉर्म फिल हो जाता है। अब हम आपको इसमें डिटेल बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। हाँ तो दोस्तों, ये तो अभी आपने देखा था कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो ये चीज़ देख ली थी। अब फॉर्म फिल करना ही सब कुछ नहीं है, उसको भेजने का भी एक तरीका होता है, और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो भी आप देख लीजिए। और आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो ये आप ही के लिए आप ही के आगे एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे उसके लिए ही है, क्योंकि आप फिर रोते रहते हो कि मेरे जी एडमिट कार्ड नहीं आया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो वो ये आपका यही हो जाता है कि आप पूरा डिटेल से उसको चेक करते नहीं है नोटिफिकेशन को, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अगर आप सारी चीज़ें ऐसे अगर तरीके से भरेंगे तो आपका कोई इशू यहाँ पर होने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ। बाकी रहा आपके फॉर्म आने या नहीं आने का, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कैंडिडेट वो क्या करते हैं कि एक सीट पे 60 कैंडिडेट्स को कॉल भेजते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ऑलरेडी हो चुके हैं, अब 9 वैकेंसी है तो 9 वैकेंसी पे 540 भेजेंगे, और 10,000 फॉर्म पहुंच गए तो वो 540 को ही करेंगे, ठीक है। और वो मेरिट निकालेंगे, मेरिट अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं वो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके लिए कट ऑफ जारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरिट एक रखते हैं कि भाई 70 से और 50 के वाले बीच में ले लो। अब मान लीजिए 80 वाले हो गए तो वो गए, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आपको आगे फिल करना है। पहली जो हमारे बस में जो चीज़ें हैं वो हमें सबसे पहले कर लेनी चाहिए। तो वो चीज़ें हमारे बस में हैं, वो देखते हैं क्या है। देखिए जैसे आपने फॉर्म फिल कर लिया, अब आपकी बारी आती है कि अब आप लिफाफा वगैरह आपने का लेके और बैठ गए हैं, तो उसके ऊपर देखिए क्या लिखना है आपको। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में इस टाइप से टाइप करना है, पेन से लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसा लिख के, और फिर एक कॉमा, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और मान लीजिए आपने कुक के लिए अप्लाई किया तो कुक लिख देंगे, और फिर ऐसे कर देंगे और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये अंडरलाइन आपने कर दिया। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ द इनवलप, तो ये जो आप इनवलप सपोज करिए ये आपका इनवलप है, ये आपका इनवलप है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिर करके और कुक लिख देंगे, अगर कुक के लिए किया जिसके लिए, और ऐसे अंडरलाइन करके ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपको इसके इसमें बताया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको लिख देना कैटेगरी। कैटेगरी लिख के, और आप यू आर हैं, एस टी एस सी हैं, जो भी हैं वो आप 101% लिखेंगे। तो वो सारी चीज लिखने के बाद फिर आप जैसे ये लिफाफा हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे हाथ की बात है ना कितना बड़ा करना है। तो ये आपने बड़ा कर लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद आप यहाँ पर किसको भेजना है, यहाँ टू, टू लगा के और आप इसको भेजेंगे टू द कमांडेंट ग्रेडेनियर रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर एमपी। इतना लिखने के बाद फिर आप इसके नीचे जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने द कमांडेंट, द कमांडेंट ये लिख देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे ग्रेनेडियर्स, यहाँ ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर, फिर आगे लिखेंगे आप सेंटर, ये लिख देंगे ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर, यहाँ पूरी फॉर्म में लिखेंगे, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। फिर लिखेंगे आप जबलपुर, जबलपुर ब्रैकेट में लगाएंगे एमपी, और फिर नीचे लिख देंगे पिन 482001, ये आपका पिन हो गया, ठीक है। फिर रहा आपका खुद का एड्रेस। खुद का एड्रेस आपको अगर यहाँ पे बच रहा है तो आप अपना खुद का एड्रेस इधर लिख दें, या आप उसको बैक साइड भी लिख सकते हैं। आप इस लिफाफे के बैक साइड अपना फ्रॉम लिख के और अपना एड्रेस लिख सकते हैं, और अगर आपको इसी पेज पे बच रहा है तो आप इधर की साइड अपना एड्रेस फ्रॉम करके
पूरा लिख दें कि आपने कहाँ से इसको भेजा है। इस तरीके से आपकी ऊपर की सजावट हो जाएगी, ये ऊपर की आपकी डिजाइनिंग होगी, क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखते ही फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। अगर आपने मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए नहीं भरा है तो वो आपका कूड़े में फेंक देगा, और अगर आपने कैटेगरी जो भी कैटेगरी है वो मेंशन नहीं किया तो भी कूड़े में फेंक देगा। और ये सिर्फ जो एड्रेस है टू जो करके द कमांडेंट वगैरह है, ये आपका एड्रेस, आपका फॉर्म है वो सही जगह पे पहुंचना चाहिए, उसके लिए ये होते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज आप इनवलप के ऊपर आपने कर ली। अब उसके बाद देखिए आगे आपको क्या करना है। द क्रूशियल डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो है एज लिमिट वगैरह के लिए है, जो क्लोजिंग डेट है ना वही आपकी होगी, ठीक है। तो आपकी जो उम्र का उसमें है तो वो होगा, ये आपको बता ही दिया गया है। और एस सी एस टी और ओबीसी कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट जनरल कैटेगरी, जो एस टी एस सी और ओबीसी के कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अगर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, एज वगैरह में उनके लिए कोई छूट नहीं मिलेगी, किसी भी छूट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर वो कोई भी एस टी एस सी ओबीसी का कैंडिडेट है, अगर वो जनरल से अप्लाई करता है तो उसको कोई भी कैटेगरी की छूट नहीं मिलेगी, उसको अपना सर्टिफिकेट लगाओ या ना लगाओ, अगर आपने जनरल से अप्लाई किया है तो। अगला आप जो देख रहे हैं, ओबीसी कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ओबीसी एंड नॉन क्रीमिलियर। जो अगर मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, वो अगर फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसको नॉन क्रीमिलियर का जो है अपना सर्टिफिकेट देना दे होगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस इन ट्रेड वेरेवर इज एबल टू बी, हाँ। तो देखिए ये कह रहा है कि जो सर्टिफिकेट आपके जो एक्सपीरियंस है के सर्टिफिकेट है ट्रेड से लेके, वो जो है जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगे थे वो इज इज बी प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसके साथ वो लगाने। तो अगर आप किसी भी जो जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह मांगा है ना, तो उसमें अगर आपको लगाना है फॉर्म अप्लाई करना है तो आप उसके सर्टिफिकेट साथ में ही भेजें, अदरवाइज आपको कॉल आने वाली नहीं है फिर। अगला देखेंगे आप, फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड। तो सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको उसके साथ अटैच करनी है। फॉलोइंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आपको अपने खुद के साइन करके अटैच करनी है। देखिए सबसे पहले आप नोट करें क्या लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स डूली सेल्फ अटेस्टेड। जो फॉर्म है 1 बी पेस्ट इन राइट कॉर्नर ऑफ कॉर्नर बॉक्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था उसके जो फर्स्ट पेज था उसमें यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ था, वहां पे आपका एक फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर साइन मारने, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। साइन कैसे मारने, साइन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वो आधे साइन क्रॉस करके, जैसे आप यहाँ से साइन मार रहे हैं ना, तो जैसे ऐसे मार के ऐसे फॉर्म के ऊपर भी और फोटो के ऊपर भी साइन आने चाहिए, कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा ये सारी चीजों को लेके। तो ये एक फोटो वहां लगाना है और दूसरा फोटो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर लगाना है, जो भी मैंने बताया था ऐसे ही इसी बॉक्स बना हुआ है उसमें, और ऐसे ही साइन करके देना है। बाकी इसके साथ कोई फोटो और अटैच नहीं करने हैं, सिर्फ 2 फोटो लगाने हैं जो सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म पे और एडमिट कार्ड पे लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी है वो सर्टिफिकेट की, वो विल आल्सो बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सबमिट करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट 10th का है तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th जो भी है आप अपना सर्टिफिकेट सबमिट करें। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट चलता है, वो आप सबमिट करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप अप्लाई करेंगे। अगर आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाएंगे, एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उसका, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड और 2 फोटो ये आप लगाएंगे, उसके साथ एक लिफाफा, उसके अंदर जो आपने लिफाफा किया ना तैयार, उसके अंदर एक लिफाफा लगाएंगे, उसके ऊपर 25 रुपए के टिकट आप चिपका देंगे। तो 25 रुपए के जिनके ऊपर खुद का एड्रेस लिखा होगा, आप उसके खुद का एड्रेस लिख दें, और खुद का एड्रेस लिखने के बाद उस पर आप मोबाइल नंबर अपना जरूर लिख दें, क्योंकि काफ़ी बार डाकिया नहीं लेके आता है इस वजह से, और उसके ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर लिख लें। तो मोबाइल नंबर लिख के और अपना एड्रेस लगा के और 25 रुपए के डाक टिकट आप लगा दें, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लगा देंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ये सारी चीजें आपने लगा दी, और मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाए अपना। लेकिन नौकरी कर रहा है बंदा, वो क्यों इसमें यहाँ पे आके जमेले में पड़ने वाला है। फिर भी अगर कोई है तो वो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर साथ में लगाए। अब आगे क्या कह रहा है, हाँ आगे मैं आपको, ये सारे हो गए फॉर्म, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। अब आपको अपना गम ग्लू चिपकाना है और फॉर्म को आपके डाक पे, रजिस्टर्ड डाक से आपको भेजना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, रजिस्टर्ड डाक से ही आप इसको भेजेंगे। अगला आपको बता देते हैं हम आपको इसमें जो कि क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है। तो आपके क्या क्या सिलेबस में आने वाला है वो देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस आपके आने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस, हाँ।
रीजनिंग आने वाली है आपके, जनरल अवेयरनेस आने वाली है, इंग्लिश और कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश ये। अब जनरल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं आप देख लीजिए, सामान्य बुद्धिमत्ता एंड रीजनिंग ये आने वाली है। तो इसका मतलब मैथ इसमें नहीं आने वाली है, लेकिन वहां पे कुछ भी आ सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे सिलेबस आपको दे रखा है, सिलेबस के हिसाब से जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, सिलेबस के हिसाब से जो दे रखा है आपको, जनरल इंटेलिजेंस दे रखा है, ठीक है। अब जनरल इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धिमत्ता है। अब इसको आप सामान्य बुद्धिमत्ता को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रीजनिंग है, नहीं। अब इसमें मैथ का तो नहीं दिखा दे रखा, हाँ। अर्थमेटिकल एबिलिटी तो कुछ दे रखी नहीं है, तो इसका मतलब तो हम ये समझें कि इसमें अर्थमेटिक नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप धोखा खा जाएंगे, अर्थमेटिक भी इसमें आ सकती है, क्योंकि आपको इंटेलिजेंस में ही दे देगा। आप सामान्य बुद्धिमत्ता चेक कर लिया, मान लीजिए कह दिया यार 10 केले 20 रुपए के आते हैं, तो बताओ 2 दर्जन केले कितने रुपए के आएंगे। मैं सामान्य आपका इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको मैथ की भी इसके साथ साथ तैयारी करते हुए चलना है, चारों टॉपिक तो है ही है। उसके बाद देखिए आपको क्या है, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर, जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो जाएंगे रिटन टेस्ट में उनके लिए स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और ये जो भी होगा इसका जो स्टैंडर्ड होगा ना, वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। 10वीं पास है ना, 10वीं के लेवल का होगा। अब 10वीं में आपकी जो कौन कौन सी मैथ में आपके चैप्टर थे वो आप देख लेना किस लेवल के थे, वो सारी चीजें आपके आने वाली हैं। इंग्लिश आने वाली है, इंग्लिश में आपको जैसे 10वीं लेवल में आपको क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं आपके, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स आपके इसमें आ जाएंगे, और इसमें आपके आ जाएंगे वन वर्ड आ जाएंगे आपके, इसमें प्रिपोजिशंस आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आएंगी, और ये सारी क्लासें हम आपको लेके आने वाले हैं और आते रहते हैं, और हमारी क्लास बहुत सारी हैं, वो आप पीछे देख के विजिट भी कर सकते हैं। सिलेबस सेम होता है, आप ये ना सोचे कि हमने उसके ऊपर लिख दिया कि 41 FAD का है तो वो 41 FAD के ही हिसाब से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो है हम जो भी जितने भी, वो तो हम एग्जाम के हिसाब से डाल देते हैं। बाकी सबके लिए जो सिलेबस, जैसे इंग्लिश आनी है तो उसको सबको हमारा जो पुरानी वीडियोस के हिसाब से देख लें, वही सिलेबस आपके भी आएगा, तो वही एग्जाम आपके लिए है। इस ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से कुछ भी करवाया जाएगा। और दूसरा मैं ये बता देता हूँ कि जो कि आपके एग्जाम होने वाली है वो जबलपुर में ही होगी, ठीक है, जबलपुर में ही होगी। और दूसरा, आगे और कुछ है तो मैं हम आपको अब और बता देते हैं। वीडियो भाई पहले बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपके फायदे के लिए ही है। अगर आप इसको स्किप मार देंगे तो हो सकता है आपका आगे फ्यूचर स्किप हो जाए। तो इसके लिए आप वीडियो तो देखते ही रहेंगे और देखते रहिए आगे। अब और आगे मैं बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। एप्लीकेशन, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, जो हमने बताया था वो प्रॉपर फॉर्मेट है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो नोटिफिकेशन में दिया है वही फॉर्मेट है। तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में भरें। अगर आप जहाँ से भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म परचेज कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसको बिल्कुल ना भरें। हमने जो बताया था उसी को फॉर्मेट को आप एक बार देख लें और उसको भरें, ठीक है। और एक चीज इसमें बताइए कि इंग्लिश और हिंदी में ही भरना है। अगर आपकी तीसरी इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज है उसमें ना भरें, कहीं आपने भर दिया रिजेक्ट है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी अप्लाइड फॉर, अगर आपको 2 पोस्टों के लिए भरना है तो अलग अलग फॉर्म भरें, एक ही में घस फस ना कर दें, ये भी ध्यान रखें। और एक कैटेगरी के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें, और एक एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई होगा। 2 कैटेगरियों में सेम फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ये ध्यान रखें आप। अगला आप देख रहे हैं, आगे और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें, तो इसी के, और आपको देखिए कोई टीएडीए वगैरह कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। कोई टीएडीए इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी इन्होंने कहा है कि 2-5 दिन का आप इंतजाम करके जाएं, तो ये सारे ये लोग कहते ही हैं। क्या पता उसी टाइम में आपका रिजल्ट दे दें, उसी टाइम सब कुछ कर दें। तो ऐसे इन्होंने लिखा है, अब करेंगे नहीं करेंगे ये आपके एडमिट कार्ड में आपको सब कुछ आएगा, तब वो मेंशन किया जाएगा। तो इसी के साथ गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म भरने का तरीका क्या क्या आपको एप्लीकेशन के साथ लगाने, फॉर्म के साथ ये सारी चीज़ें आपको लगानी है, क्योंकि आप इस वीडियो को नहीं देखते तो आपको पता नहीं चलता डिटेल में क्या क्या भरना है क्या क्या नहीं भरना है। तो इसलिए आपने आधा घंटा अगर आपने वेस्ट किया है ना, तो इसके लिए आपको फ़ायदा मिलने वाला है गाइज। तो इसी के साथ गाइज थैंक यू सो मच। और आगे इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स होने वाली है उनकी वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं, और पीछे बनाई भी हुई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया वो बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। अदरवाइज हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए बेल आइकन दबा लें। और आपको अगर ये वीडियो लगेगी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत आपको इसमें सूचनाएं मिली हैं आपके फॉर्म के लिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आपको किस टाइप के सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो हम उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, और एंड हैप्पी होली। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड प्ले सेफली। तो इस तरीके से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।